हिंद महासागर एक बार फिर से वैश्विक राजनीतिक और सैन्य ताकत का केंद्र बना। इस बार भारत और रूस ने मिलकर हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह अभ्यास क्यों हो रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इससे दुनिया के लिए क्या संदेश दिया जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ेगा और उसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी के बाय दिलीप यादव। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इन सारे सवालों के आंसर। भारत और रूस के बीच सैन्य साझेदारी कई वर्षों से चल रही है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये कोल्ड वार से यूँ है कि जैसे 1945 खत्म होता है, हम लोग 48 में आज़ाद होते हैं। 1951 में हम लोगों ने 5 ईयर प्लान स्टार्ट करता है। 5 ईयर प्लान भी हम लोग रसिया से ही लेते हैं। तब से हम लोग ये सारी चीज़ें रसिया के साथ जो ये अपना गठबंधन चलता है, एक तरीके से वो बहुत ही अच्छे से रिश्ता निभाते हैं, फ्रेंडली नेबर बन के। ये सैन्य अभ्यास करना क्योंकि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अब आपको बताएं कि जो भारत है, भारत कभी भी किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होता। मतलब भारत ने कोई भी सैन्य गुट हो, चाहे आसियान का हो, चाहे क्वाड का हो, किसी में शामिल नहीं होता। जो नाम नॉन एलाई मूवमेंट है, नाम को हमेशा से फॉलो करता है कि हम गुट निरपेक्षता को मानते हैं, गुट निरपेक्षता पर ही हम वर्क करेंगे। अब जानते हैं कि इससे पहले ये दोनों कभी किए हैं सैन्य अभ्यास। जी हाँ, ये दोनों पहले से किए। दोनों देश पहले इंदिरा नौसैनिक अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन इस बार अभ्यास की जगह हिंद महासागर जो वैश्विक व्यापार के और ऊर्जा की समुद्र जो कि है समुद्री मार्ग। अब आपको बताएं जो हिंद महासागर ये इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, इसके बारे में हम बताते हैं। हिंद महासागर पहले लोकेटेड कहाँ पे, इसके बारे में अगर आप IR देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को में रुचि रखते हैं, तो आपको इतना पता है कि आप इंडिया का मैप देखे होंगे। इंडिया का मैप देखेंगे तो उसके साउथ में जाएंगे, जहाँ पे आपको पड़ेगा श्रीलंका। श्रीलंका के नीचे क्या है, पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर है। अगर आप ईस्ट में जाते हैं जहां से बंगाल आता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी उसको कहते हैं। और अगर वेस्ट में जाते हैं तो अरब सागर वहां पे आता है, जहां पे पाकिस्तान लोकेटेड है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन सिर्फ इंडिया को कवर नहीं करता, वो इंडिया से लेके इधर जो सिंगापुर, फिलिस्तीन, ये सारे देश हैं, इन सब देशों से कनेक्टिविटी रखता है। उधर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ तक रखता है, जो कि मेडागास्कर वगैरह जो देश है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से थोड़ा हट के हैं, वहाँ पे है तो अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट में मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर, मोजाम्बिक वगैरह जो भी देश हैं उधर ही है। तो आप वहाँ तक। और अब आपको बता दें कि जो मैक्सिमम ट्रेड है वो होता कहाँ से है। देखिए मैक्सिमम ट्रेड जो कि यूरोप में जाता है, वो जाता कहाँ से है, ये गल्फ ऑफ अदेन से होते हुए, जो कि कहाँ पे है ये आपको बताएं। जो यमन, ओमान, सऊदी के बगल से जो इजिप्ट के पास से एक सुएज कैनाल बनाया गया, उससे मैक्सिमम व्यापार वहीं से होता है। तो ये वहाँ से होते हुए इजिप्ट के, जो इजिप्ट को थोड़ा सा 2 भाग में डिवाइड करता है सुएज कैनाल से होते हुए ये सीधे ये जो हिंद महासागर से होते हुए सिंगापुर आज सबसे डेवलप हुआ ही क्यों, इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम व्यापार यहाँ से होता है। सिंगापुर होते हुए उधर जो चाइना सी में चला जाता है, उस हिसाब से ये सारे देशों को कनेक्ट करता है। इसलिए जो इंडियन ओशियन है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और इंडियन ओशियन की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ का जो वाटर है वो एक अलग प्रकार का एनर्जी, ऊर्जा और तरंग रखता है, जिसकी वजह से यहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा रूप में पाई जाती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे आने वाले समय में, अभी तो शोध नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे ऑयल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मिलने की संभावना है। अब हम लोगों ने ये तो सारी बातें जान ली कि हिंद महासागर में कहाँ पे है, कैसे। अब ये जानते हैं इस अभ्यास में क्या क्या शामिल होगा। देखिए इस अभ्यास के दौरान युद्धपोत आएंगे, फ्रिगेट से तैनात होंगे, पनडुब्बी होगी। और अब पनडुब्बी नहीं पता तो ये भी बता दें, पनडुब्बी जो पानी के अंदर से जाती है। युद्धपोत क्या है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं जहाँ पे उतरते हैं,
तो उसको बोलते हैं। अब उसके बाद युद्ध अभ्यास, जो हवाई रक्षा मिसाइल समन्वय है, इसकी होगी और इसकी खोज के लिए किया जाएगा, इसका बचाव के बारे में देखा जाएगा, वास्तविक समय में संवाद और तालमेल के बारे में, जैसे कि यूँ समझिए कि अगर कोई आ रहा है, मतलब समझिए कि उधर से कोई मिसाइल आ रही है, उसको एक रियल टाइम में डिटेक्ट करना, या किसी ने देखा उसे रियल टाइम में कैसे बता के दूसरी मिसाइल को या दूसरे एयरक्राफ्ट को या दूसरे किसी भी उपकरण को ये इंफॉर्मेशन रियल टाइम में दे सके, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। इन अभ्यासों का उद्देश्य सेनाओं में समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, ये अब बाकी चीज़ें तो मैंने सारी आप लोगों को बता ही दी है कि अब देखिए, इससे एक चीज़ और होगा कि जो रसिया और यूरोप और इंडिया ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं ना, अब ये ट्रायंगल मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जो रसिया है, रसिया से ऑयल खरीदने की वजह से भारत पे टैरिफ लगा, और ये टैरिफ लगा इसलिए क्योंकि रसिया यूरोप में आता है। यूँ समझ लो कि रसिया का 90% एशिया में ही आता है, 10% ये उसका जो कैपिटल मॉस्को है वो यूरोप में आता है, इसलिए उसको यूरोप में ही काउंट किया जाता है रसिया को। ये बात भी एक फैक्ट आप लोग जान लीजिए। अब उसके बाद रसिया ने यूक्रेन पर कर दिया क्या, वॉर किया। वॉर होने के बाद से जब से स्टार्ट हुआ, इस पे जो बाइडन अमेरिका में बैठे हुए थे, उन्होंने उस पर यूँ कहे कि आग में घी डालने का ही काम किया, उसमें कोई पीछे नहीं आए। वो पैसे फंडिंग करते 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 गए, जैसे ही ट्रंप आए यूक्रेन को बर्बाद किए, उसका 50% रिसोर्सेज लिए, सारी चीज़ें करके वो सब खत्म हुआ। लेकिन रोना वो आज भी वही रो रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे कर रहे हैं। बाद में क्या होता है, अभी हाल ही में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लेते मदुरो को। अब उसमें क्या सच्चाई है, कुछ ट्वीट तो ऐसे भी आ रहे हैं कि उनको मार भी दिया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ अभी हमें नहीं मिली है। उनको उठाते हैं और वहाँ के जो तेल संसाधन है उस पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद चाइना भी कुछ नहीं बोलता, रसिया भी कुछ नहीं बोलता। उनका मन इतना बढ़ जाता है कि वो तत्काल ग्रीनलैंड को अपना बताने लगते हैं, उसको कब्जा करने की बात करने लगते हैं। ग्रीनलैंड में क्या है, 56,000 लोग ही रहते हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, और ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। तो डेनमार्क क्या है, वो नाटो एलाई भी है और साथ में यूरोप का है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और यूरोप का एक देश है। अब इससे क्या होता है कि जब वो ग्रीनलैंड के बारे में कहते हैं तो ग्रीनलैंड जो यूरोपियन यूनियन ईयू में जाता है, वहाँ के लोग उठते हैं और पूरा यूरोप एकत्रित होता है। जब यूरोप एकत्रित होता है उस टाइम पे उसको भी दबाने के लिए ट्रंप यही करते हैं कि उनके कुछ देशों पर 8 देशों पर 10% की टैरिफ घोषणा कर देते हैं। यहाँ तक वो आ जाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे। बाद में फिर जब वो दावोस में अपना समिट बुलाते हैं, पीस शांति सम्मेलन, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं और चारों तरफ से थू थू होती, तो वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं मैं सैन्य कार्रवाई नहीं करूँगा, आपको दे देना चाहिए था। फिर वहाँ भी नहीं रुके, वो दोबारा से कनाडा को तो ऑलरेडी जब मैक्रोन वहाँ के जब प्रेसिडेंट थे तब भी वो बोलते थे, अभी तो मार्क कार्नी है, अब भी उनको गवर्नर ही बोलते हैं। गवर्नर का मतलब होता है किसी राज्य का राज्यपाल, जैसे अपने यहाँ भी होते हैं ना, तो उसको वो 91वां राज्य बोलते हैं, किसको, कनाडा का। तो अभी कनाडा के बारे में बोल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो डियागो गार्सिया, इसी हिंद महासागर में एक द्वीप है, उस पे उन्होंने टिप्पणी की थी। अब डियागो गार्सिया के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। डियागो गार्सिया जो कि भारत के साउथ में हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है डियागो गार्सिया, और एक और है जिसका नाम है चागोस आर्किपियागो। ठीक है, ये दो आइलैंड क्या है, ये दो आइलैंड मॉरिशस के बेसिकली थे। यूं कहें मॉरिशस के भी नहीं थे, अगर हम लोग बहुत ही प्राचीन समय में जाए, ये भारत के जो चोल शासक थे उन लोगों के अधीन हुआ करता था। बाद में मॉरिशस के पास गया क्योंकि वो मॉरिशस के पास था। बाद में फिर जब वो मॉरिशस के पास जाता है तो मॉरिशस इस पे क्लेम भी करता है। तो अभी ये ब्रिटेन के पास था, तो वहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका की संयुक्त सेनाएं रहती थी। बाद में ब्रिटेन वालों ने कहा कि ठीक है मैं इसको मॉरिशस को दे दूंगा। इसी बात को लेकर ट्रंप फिर से खिसियाए कि तुम लोग ऐसा कैसे कर रहे हो, ये बहुत ही बुरी बात है। मतलब कुछ भी, अरे जिसका है तुम उसको दो, यहाँ पे करते क्या क्यों रहोगे। इसके बाद फिर आता है बात इसकी, जैसे ही भारत FTA साइन कर देता है
2026 में, कब? 27 तारीख को 27 देशों के साथ। जैसे FTA साइन होता है वैसे ही वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी कहे जाते हैं, मतलब जैसे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, उसको ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं। तो ट्रेजरी सेक्रेटरी वहां से कहते हैं कि नहीं, हम भारत के ऊपर एडिशनल 25% जो टैरिफ लगा है उसको हटा देंगे, क्योंकि भारत ने हमारी बातें मान ली, शर्तें मान ली, ये सारी चीजें, ये सारी बातें तो होती रहती थी, क्योंकि उन्हें बुरा लगा। फिर ट्रंप निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो यूरोप के लिए ही लड़ा, लेकिन यूरोप ही हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, यूरोप खुद जाके भारत के साथ FTA कर लिया। तो वैसे मैंने इसके बारे में सारा डिटेल दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। ये सारी बातें उनकी होती रहती है। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत ने अपने पुराने साथी पार्टनर रसिया को खुश करने के लिए उससे डीजल, जो क्रूड ऑयल है, उसको भी परचेज कर रहा है, उसके साथ सैन्य डील भी कर लिया है, उसके साथ अभी एयरक्राफ्ट भी खरीदेगा। अभी इसकी कहानी क्या है, इसको मैं अलग वीडियो में लाऊंगा और अच्छे से लाऊंगा, उस पर पूरी रिसर्च करके। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिनेरियो क्या है, अमेरिका क्या है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। तो भारत अच्छा भी कर रहा है कि वो रसिया के तरफ जा रहा है। एंड जो नाम उस टाइम पे नेहरू जी ने दिया था, नॉन एलाई मूवमेंट, वो अच्छी बात है। हमें लगता है कि उस टाइम का ये सबसे बेस्ट डिसीजन रहा होगा कि हमें किसी गुट में नहीं जाना, हमारा जहाँ पे फायदा है हम वहाँ पे रहें, ये सबसे बेस्ट बात होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।